वबरकातुहू। तो वेलकम करते हैं आप सभी को आज के इस एनर्जेटिक लेक्चर के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू क्लास 12 फिजिक्स। तो अपना टाइम और आपका टाइम बिना जाया किए हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को आप बोल सकते हो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, या इसको किस नाम से जाना जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज क्या हम कवर करने वाले हैं। टुडेज गोल क्या है हमारा रहेगा, आज हम जानेंगे बायोट सवर्ट लॉ के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर निकालेंगे हम। ठीक, तो ये दो आज हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जिनको हम आज के कार्यक्रम में क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, मान लो गाइस हमारे पास ये एक वायर है, ये ऐसे कनेक्टेड वायर है बैटरी के साथ। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बोलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड करंट वायर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? वो जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस करंट वायर के अंदर होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस करंट वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों होगा? आपको पता ही है कि जब हम एक वायर को ऐसे, हमारे पास एक वायर है, जब हम इसको ऐसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि बैटरी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं करंट वायर के अंदर उन पे फोर्स अप्लाई करता है, F इज इक्वल टू ई का फोर्स करता है, और इलेक्ट्रॉन्स को पुश बैक कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रहती है। तो ये इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर चार्ज की डायरेक्शनल मोशन इम्पॉसिबल है, इसलिए जो करंट वायर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। ओके, अब बोले आप मुझे कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक करंट जो वायर है उसके आउटसाइड होगा कि नहीं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड करंट वायर वो इज इक्वल टू जीरो होगा। मतलब कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E जो होगा यहां पे वो कितना होगा? वो जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने कंसेप्चुअली सोचा कि अगर हम यहाँ पे एक क्यू चार्ज को रेस्ट पे रखेंगे, क्या रखेंगे? क्यू चार्ज को यहाँ पे रेस्ट पे, इस पे कोई फोर्स लगेगा या नहीं? जब उन्होंने थ्योरेटिकली सोचा तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने सोचा बोला कि इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा कौन? यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आसपास कोई फील्ड नहीं है जो इस पे फोर्स लगाता, तो यहाँ पे थ्योरेटिकली जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? थ्योरेटिकली जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा, और प्रैक्टिकली भी जो यहाँ पे फोर्स होगा, जो यहाँ पे प्रैक्टिकली होगा, प्रैक्टिकली जो यहाँ पे फोर्स होगा
प्रैक्टिकली जब उन्होंने अब इस चार्ज को रखा यहाँ पे, जब प्रैक्टिकली अब रखा, पहले थ्योरेटिकली सोचा, अब जब प्रैक्टिकली रखा तब भी फोर्स इस पे क्या लगा, 0 लगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और चार्ज क्यू लाया और उसको यू वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, प्रोजेक्ट किया। अभी नहीं किया, अभी साइंटिस्ट लोगों ने थ्योरेटिकली सोचा कि अगर हम एक क्यू चार्ज लेंगे और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस पे फोर्स लगेगा। तो थ्योरेटिकली इस पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि आसपास कोई फील्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दैट थ्योरेटिकली जो फोर्स लगेगा, थ्योरेटिकली जो फोर्स लगेगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। बट जब उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को किया, एक चार्ज को लिया और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कराया, तो उन्होंने क्या देखा, ये चार्ज जो है, ये चार्ज जो है ये क्या कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है वायर की टूट। जब उन्होंने ऊपर इसको प्रोजेक्ट किया तो इसको इस जानिब फोर्स लग रहा था, इस चार्ज को, और जब उन्होंने नीचे छोड़ा तो यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई भूत जैसा किस्सा हो रहा है यहाँ पे। जब वो ऊपर करे तो इसको ऐसे फोर्स लग रहा है। जब उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को किया, चार्ज को रखा और यू वेलोसिटी से उसको क्या प्रोजेक्ट किया वर्टिकली, तो उसको इस जानिब फोर्स लग रहा है। जब नीचे छोड़ा तो ऐसे फोर्स लग रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रैक्टिकली यहाँ पे फोर्स जो है प्रैक्टिकली जो यहाँ पे फोर्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है, वो 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है। तो उन्होंने बहुत टाइम के बाद उनको पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट के आसपास भी ऐसा ही कोई फील्ड होता है जैसा कि एक मैग्नेट के इर्द गिर्द होता है। तो उन्होंने क्या बोला, और वो साइंटिस्ट कौन थे, वो थे एक था बायोट और दूसरा था सावर्ट। तो जो ये एक्सपेरिमेंट किया ये इन्हीं दो साइंटिस्ट्स ने किया, बायोट और सावर्ट ने किया। और इन्होंने क्या बताया कि जो करंट कैरिंग वायर है, जो कि करंट कैरिंग वायर, एक मिनट इसको मैं रेज करता हूं। करंट कैरिंग वायर जो है वो क्या है, वो है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट और सावर्ट ने क्या बोला कि जो एक करंट कैरिंग वायर है ये किसका सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। यानी कि इस वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे क्या लगा, फोर्स लगा। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले यही दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बायोट और सावर्ट। और आज इन्हीं का लॉ अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इतना आपको समझ आया, तो चलो अब मूव ऑन कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अब देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बोले कि न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया वो उसने किसी भी रैंडम मास के लिए दिया या पॉइंट मास के लिए, ऑब्वियसली पॉइंट मास के लिए। यानी कि जो न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है वो वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट मासेस, छोटे मासेस के लिए। इसी तरह कूलम ने जो लॉ दिया वो वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, ना कि किसी रैंडम बॉडी के लिए, रैंडम चार्ज के लिए। इसी तरह साइंटिस्ट्स ने छोटे छोटे चीजों से शुरुआत की। ठीक है ना, मतलब जो आपको पता ही है कि न्यूटन का ग्रेविटेशन F इक्वल टू G(m1 m2 r स्क्वायर है। दूसरा है जो फोर्स आपने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है, सॉरी ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है और ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इसी तरह बायोट सावर्ट लॉ जो यहाँ पे, ठीक है, तो एक करंट कैरिंग वायर लेंगे। ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और यहां पे अब जो बायोट सावर्ट लॉ जो या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड
निकालेंगे, क्या वो पूरी वायर के लिए निकालेंगे या एक छोटे से करंट एलिमेंट के लिए निकालेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो ना इंसाफी हुई। अगर बाकी साइंटिस्ट्स ने छोटे छोटे चीजों से शुरुआत की तो इस बार इन भाई साहब ने भी किससे की, छोटी चीज से शुरुआत। तो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक छोटे डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट लिया यहाँ पे, डी छोटे से डीएल लेंथ का एक करंट एलिमेंट लिया यहाँ पे, और आर डिस्टेंस पे उन्होंने किया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया। तो ये आईडीएल एक छोटू सा करंट एलिमेंट लिया। ये क्या है यहाँ पे, क्या है, करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, क्या है, करंट एलिमेंट, एक छोटी लेंथ का करंट एलिमेंट है। और इस छोटे करंट एलिमेंट की वजह से हमें यहाँ आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, निकलेगा, वो भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि डी बी, बी से हम डिनोट किसको करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। तो यहाँ इसकी वजह से यहाँ छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जो ये आईडीएल है, ये जो आईडीएल है, ये जो आईडीएल है, ये करेगा बिहेव, क्या करेगा, एज वेक्टर, वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग द करंट, करंट आई, करंट आई के अलोंग इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, मतलब ऊपर इसकी। और ये क्या करेगा, वेक्टर क्या करेगा, बिहेव एज ए वेक्टर करेगा। ठीक है, अब इस जैसे छोटा सा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, डीबी जो है, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के, यानी कि बायोट सेवर्ट लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बोलने का मकसद क्या है, देखो, जितना जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे सोर्स वायर से, जितना जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना उतना हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता जाएगा। मतलब कि आपने 3 गुना किसको बढ़ाया, डिस्टेंस को बढ़ाया, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को कर रहा है। जितना जितना हम यहाँ से जितना जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये एक चीज है। दूसरी जो है, जो ये करंट एलिमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले आई डी भी लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डी एल के, करंट एलिमेंट के। देखो, जितनी इस करंट एलिमेंट की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा इस करंट एलिमेंट की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू होगी। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये होगा, जितना ज्यादा जितना ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा हमें मिलेगा। और एक बात है, और ये मान लो यहाँ पे इन दो के बीच में आर और आइडियल के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में अगर हम छोटा एंगल लेंगे, ऐसे छोटा एंगल लेंगे, तो वो छोटे एंगल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कम आएगा। और जितना हम ज्यादा एंगल लेंगे इस करंट की डायरेक्शन में, जितना ज्यादा हम एंगल लेंगे, यानी कि 90 डिग्री पे जितना एंगल लेंगे, 90 डिग्री पे अगर हम एंगल लेंगे तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा आएगी। इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, यानी कि डी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, किसके प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के। जितना ज्यादा हम एंगल लेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इस करंट के डायरेक्शन से, जितना ज्यादा हम एंगल लेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका इतना ज्यादा होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इन तीनों चीजों को मिलाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब लिखेंगे हम डी बी, यानी कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। ये क्या है, ये है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये क्या है, इसको लिखेंगे बी यहाँ पे, पी आर ओ
PORTIONAL प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है हमारे पास। जिस तरह हमने देखा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें जो G है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर क्या है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे म्यू नॉट I/4 पाई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब क्या लेंगे, अब तीनों को देखेंगे और क्या आएगा, आएगा IDL और साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये बात आपको समझ आई। ये क्या है यहाँ पे, ये करंट एलिमेंट है, साइन थीटा है, एंगल इस आर और आइडियल के बीच में, और ये आर स्क्वायर हुआ। और ये हमारे पास क्या आई फॉर्मूला, बायो सवर्ट लॉ की फॉर्मूला हमारे पास आई। और ये सिंपल सा है, बायो सवर्ट लॉ हमारा सिंपल सा है, ठीक है, ये हमारा लॉ क्या है, बायो सवर्ट लॉ हमारा सिंपल सा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, अब हमारे पास क्या आई, ये वाली फॉर्मूला आएंगी, तो अब इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रब करते हैं पहले। तो ये अब हमारे पास स्केलर फॉर्म है, बायो सवर्ट लॉ की फॉर्मूला है यहाँ पे स्केलर फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जो है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैंने यहाँ पे शॉर्ट एम लिखा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है टेस्ला। टेस्ला क्यों, क्योंकि टेस्ला भी एक साइंटिस्ट था, इसने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस चीज को, मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, तो इसलिए एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला है, ठीक है। तो इसका जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट जो इसका है वो क्या है, वो गॉस है, ठीक है। तो 1 टेस्ला जो है वो 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है, और जो 1 गॉस है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। इसको इधर उधर शिफ्टिंग करते हैं, और ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन टेस्ला और गॉस के बीच के रिलेशन है। तो ये बात आपको समझ आई अच्छे से। तो अब देखते हैं, अब हम इस चीज का डिस्कस करते हैं, जो ये म्यू नॉट, मतलब कि ये जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है म्यू नॉट I/4 पाई, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो है 10⁻⁷ इसकी वैल्यू है, ठीक है, 10⁻⁷। जिस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ के है, और इसी तरह जो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी अपनी वैल्यू है, इसी तरह इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की अपनी वैल्यू है 10⁻⁷ के, ठीक है। म्यू नॉट, सॉरी यहाँ पे आई नहीं है, म्यू नॉट आएगा ओनली, ठीक है, म्यू नॉट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए म्यू नॉट क्या होता है, 10⁻⁷ × 4 पाई, ठीक है। देखो सबसे पहले म्यू नॉट जो होता है इसका हम यूनिट देखते हैं, ठीक है। डीबी का यूनिट हमें पता है, देखो यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। डीबी जो है वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो इसका कोई कांस्टेंट है, ये जो है कांस्टेंट है, तो कोई इसका डायमेंशन नहीं होगा, यूनिट नहीं होगा। एंगल का कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डीबी को यहाँ शिफ्ट करेंगे, म्यू नॉट आएगा DB IDL बाई आर स्क्वायर के। तो म्यू नॉट, डीबी का क्या है, साइन यूनिट टेस्ला है, करंट क्या है एम्पियर है, अपॉन मीटर। तो क्या आएगा, टेस्ला इंटू एम्पियर पर मीटर, टेस्ला इंटू एम्पियर पर मीटर। किस म्यू नॉट की क्या होती है, यूनिट होती है। अब ये जो म्यू नॉट होता है, व्हाट इज दिस म्यू नॉट, ये होता है परमेएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
अब एक परमेएबिलिटी क्या होता है, देखो परमिशन देने की एबिलिटी, परमेएबिलिटी नाम से ही देखो परमिशन देने की एबिलिटी, किस चीज की परमिशन देने की एबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड पास कराने की, मैग्नेटिक फील्ड पास कराने की। देखो हमारे पास एक मीडियम है, हमारे पास देखो ये मान लो सॉइल है हमारे पास, दूसरा हमारे पास एयर है, तीसरा हमारे पास वाटर है, और हर एक मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी। वो डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड करेगी प्रॉपर्टी पे। और जो ये म्यू नॉट होता है यानी कि परमीबिलिटी, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। और ये चीज किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये म्यू नॉट पे डिपेंड करेगा। मतलब कि किस पे, इसकी प्रॉपर्टी पे, यानी प्रॉपर्टी है किसकी, मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्या कराता है, ये परमिशन देने की एबिलिटी, किस चीज की परमिशन देने की एबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड पास कराने की। और ये जो होता है ये डिपेंड्स अपॉन किस पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अब इसकी यूनिट तो हमने यहाँ पे फाइंड की, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे टेस्ला एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और इस म्यू नॉट के बारे में और भी कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास। फिर इसके बाद इस चीज को यहाँ पे मिटाएंगे, इस चीज को यहाँ पे इरेज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एम, म्यू एम, इसका मतलब क्या होता है, ये होती है परमेएबिलिटी, PER, परमेएबिलिटी L है, परमेएबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमेएबिलिटी होती है, किसकी होती है, मीडियम की परमेएबिलिटी होती है। उस इसका भी जो ये होता है, इसका भी जो यूनिट होता है वो टेस्ला एम्पियर पर मीटर होता है। और इसी तरह UR, रिलेटिव परमेबिलिटी इसको हम कहते हैं, ये बराबर होता है किसके, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो इसको अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो UM अगर निकालेंगे हम, मतलब कि परमेबिलिटी ऑफ मीडियम किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर परमेबिलिटी इस चीज से, देखो तो शिफ्ट करेंगे इस म्यू नॉट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमें परमेबिलिटी ऑफ मीडियम मिल जाएगा। यानी कि UM जो होगा वो होगा परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट की। और इसका भी यूनिट क्या होगा, टेस्ला एम्पियर पर मीटर के। ये बात आपको समझ आई। और ये जो होता है ये डायमेंशनलेस होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, इसका ना कोई डायमेंशन होता है और ना कोई यूनिट होता है रिलेटिव परमेबिलिटी का। तो ये बात आपको समझ आई, तो ठीक है, ये बात आपको समझ आई। तो ये म्यू नॉट है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और इसको UR को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले, अब साइन थीटा देखते हैं, यहाँ पे साइन थीटा होता क्या है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया, ओके। तो देखो अब ये स्केलर फॉर्म है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की स्केलर फॉर्म है बायो-सेवर्ट लॉ की। तो ये आपको चीजें पता चली, लेकिन अब इसमें बात है साइन थीटा की। तो ये हमें डिस्कस ही नहीं किया ये साइन थीटा होता क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे वायर एक बोला और इसका एक हमने सेक्शन आइडियल लिया, छोटी सी लेंथ का IDL, और इस R डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया था वो कितना आया, dB आया, ठीक है। और मैंने आपको वही पे बोला ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है किसके बिटवीन, IDL और R के बिटवीन का एंगल होता है। इस R डिस्टेंस और छोटे से करंट एलिमेंट के बिटवीन जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। और इस साइन थीटा जो यहाँ पे है, इस साइन थीटा जो यहाँ पे है ये है एंगल, क्या है, एंगल किसके बिटवीन, एंगल बिटवीन ये जो R है पोजीशन वेक्टर और किसके, एंड IDL के बिटवीन एंगल है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखो। तो अब हमने इसका मैग्नीट्यूड तो फाइंड किया। अब जो dB है ये वेक्टर होता है, क्या होता है, वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है,
तो मैग्नीट्यूड तो हमने इसका निकाला, अब इसकी हमें डायरेक्शन निकालनी है। देखो तो हर एक चीज में क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो हम फॉर्मूला से निकालते हैं, और जो डायरेक्शन है वो बुद्धि से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? बुद्धि से निकालेंगे। तो अब देखो होता क्या है एक्चुअल जो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा। ये हमने एक छोटा सा काटा आई डी एल, जो हमने यहाँ से करंट एलिमेंट, तो आर डिस्टेंस में हमें फाइंड क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अब जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो आइडियल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। किसके? इसका जो प्लेन होता है इसके परपेंडिकुलर ही। मान लो ये हमारा आइडियल है, ये हमारा आर है, और इसके बीच में मतलब कि ये जो इसका ये वाला जो प्लेन है इसी के बीच में क्या होगी? डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी? यहाँ पे डायरेक्शन होगी, मतलब कि इस बीच में होगी, इन दो के प्लेन के बीच में क्या होगी? डायरेक्शन होगी डीबी की। डायरेक्शन कहां पे होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फील्ड टू प्लेन ऑफ किसके? ऑफ आर एंड आईडीएल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन डी बी की। ठीक है, यानी कि बी जो होगा वो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन जो होगी परपेंडिकुलर आर के होगी, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी? आई डी एल के, मतलब ये दोनों के बीच में उसकी कहीं पे डायरेक्शन होगी। ठीक है, मान लो देखो हमारे पास दूसरा पेन तो नहीं है, ये आइडियल है, और ये यहाँ पे हमारा क्या रहा? देखो ये पे दिखाऊंगा, ये हमारा आर है और ये हमारा आइडियल है, और इसके बीच देखो जहां पे ये दोनों आइडियल और आर जिस प्लेन पे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और इसका होता है तो वेक्टर फॉर्म में आपको दिखाता हूं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है इसका? वेक्टर फॉर्म होता है इसका डी बी जो होता है तो म्यू नॉट, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है हमारे पास प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, यहाँ का इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट वो किसके बराबर होता है? मतलब हमारे पास अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी साइन थीटा के। तो ये भी उसी फॉर्म में है। तो अब क्या करेंगे? आई डी एल। अब देखते हैं एंगल जो है वो किस किस के बीच में है। एंगल है एक आइडियल और आर के बीच में, आइडियल और आर के बीच में। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसका लेंगे? एक आइडियल का लेंगे। ठीक है, आई डी एल, और किसका लेंगे? और आर का लेंगे, लेकिन ऊपर आर है ही नहीं। अब क्या लेंगे? अब हम आर कैप लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? आर कैप बाय आर स्क्वायर, बाय आर स्क्वायर। तो हमने इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया। ठीक है ना, तो वहां पे कुछ नहीं था तो हमने आर कैप लिया और नीचे आर स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये वेक्टर फॉर्म होती है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इस पे नहीं पूछे जाते, ज्यादा इस फॉर्मूला का यूज करना है क्वेश्चन को लेके आपको। ये कभी क्वेश्चन में देंगे वहां पे लिखा होगा कि वेक्टर फॉर्म कौन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की, तो वहां पे आंसर को आपको ये टिक करना है। और एक बात मेरे जहन में ये है कि नीट में ये क्वेश्चन आया था, कि नीट में ये क्वेश्चन आया था, ये जो म्यू नॉट की वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन, यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो मैंने आपको बोला म्यू नॉट क्या, इसकी जो ये डी बी आई डी एल आर स्क्वायर जो है, डी बी आई डी एल आर स्क्वायर, जब हमने इसकी यूनिट्स को फाइंड किया, टेस्ला एम्पियर जो है पर मीटर जो है, ये पता है ये क्या? ये क्वेश्चन नीट में आया था कि म्यू नॉट के डायमेंशंस बताओ। ये नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यू नॉट की जो यूनिट है वो किसके बराबर है, तो मैंने आपको बताई टेस्ला एम्पियर पर मीटर डिफाइन करके, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, करंट की एम्पियर होती है, और जो डिस्टेंस है इसकी मीटर होती है, टेस्ला एम्पियर पर मीटर। म्यू नॉट यानी कि परमेएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ और पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए।